चाचा हयात ने नबील को अपने पास बड़े मंजे पर बिठा लिया। पुत्र, आज सारा दिन कहाँ गायब रहा? हम लोग तेरा इंतजार ही करते रहे। बस चाचा कुछ थका हुआ था, आराम करने के लिए लेट गया था। पुत्र नबील, सुना है तुम कल वापस जा रहे हो? दीनू मोची तासुफ से बोला। तू भी ना बस उल्लू का उल्लू ही रहेगा। बुढ़ा हो गया पर अकल नहीं आई। हम नबील को जाने देंगे तो जाएगा ना? बशीर कुम्हार तेज आवाज में बोला। दीनू मोची और बशीर कुम्हार की आपस में नोक झोंक होती रहती थी। दीनू मोची भी ऊपर चढ़कर सीधा हो गया। मुझे बूढ़ा होकर अकल नहीं आई तो तूने इस उम्र में कौन से तीर चला लिए हैं? खोतों के साथ रहकर खुद भी। बस इससे आगे एक लफ्ज नहीं कहना। बशीर कुम्हार तिनक कर बोला। बस रहने दे, मेरे कहने न कहने से क्या होता है? जो तू है वो तू है ही। सब लोग बुलंद आवाज में कहकहे लगाने लगे। कई मंचले बूढ़े पेट थामे लौट पौट हुए जा रहे थे। बशीर कुम्हार तैश में आकर गालियां देने लगा था। जो जो गालियों में शिद्दत आती जाती, कहकहे भी बुलंद होते जाते। सबको इल्म था ये दो बूढ़ों की लड़ाई है और कुछ भी नहीं। बशीर कुम्हार साफे से पसीना पोंछकर खामोश हो गया। इतने में शरफुनाई ने इसे छेड़ दिया। चाचा बशीर, चाचे दीनू ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। बैठे बिठाए तुझे वो बना दिया। भूतनी के तू चुप हो जा, मेरा दिमाग और खराब मत कर। नबील पुत्र के होते हुए मैं तुम लोगों से रैत बरत रहा हूँ। नहीं तो कुछ भी नहीं। चाचा हयात मुस्कुराकर बोला। अक्सर वही इनकी नोक झोंक और लड़ाई बंद करवाया करता था। काश पुत्र नबील वापस ना जाता। 2 महीने बाद शाहमदीन का मेला आने वाला है। शाहमदीन का मेला? चाचा ये मेला कहाँ लगता है? नबील तजस्सुस से बोला। पुत्र, यहाँ से 15 मील दूर एक पिंड है, वहाँ ये मेला लगता है। आस पास के सारे पिंडों के लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ चारों तरफ इंसानों के सर ही सर नजर आते हैं। यूँ लगता है इंसानों का समंदर बह रहा है। काश मैं वो मेला देख सकता। नबील उदास होकर बोला। पुत्र, मेला सौन की 10 तारीख को लगता है। अभी 2 महीने 10 दिन पड़े हैं। कोशिश करना काम के सिलसिले में एक और चक्कर लग जाए। दीन मोहम्मद हुक्के का धुआं फजा में छोड़ते हुए बोला। नबील एक तवील सांस खारिज करके बोला। देखो जो खुदा को मंजूर हो। सबका दिल चाहता था कि नबील वापस ना जाए, इसलिए वो कहते भी थे, पुत्र हम तुझे जाने नहीं देंगे। मगर वो सब जानते थे ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है। इस सुहानी रात वो लोग खिलाफे मामूल 12 बजे तक बैठे गप्पे हाँकते रहे। इन्हें मालूम था सुबह नबील को चले जाना है। सुबह इनके हंसने का बेटा इनसे जुदा होने वाला है। वो तो ठीक तरह से इससे मिल भी नहीं सकते थे। जब दीन मोहम्मद नबील को लेकर घर वापस आया तो दीन मोहम्मद का जिस्म थकन से चूर था। जन्नत बीबी कमरे में सो चुकी थी। परवीन के कमरे की लाइट भी बुझी हुई थी। दोनों का बिस्तर छत पे लगा हुआ था। दीन मोहम्मद तो पड़ते ही सो गया। अलबत्ता नबील 2 घंटे तक करवटें बदलता रहा और बहुत कुछ सोचता रहा। आखिर इसकी भी आंख लग गई। मगर इस घर में एक फर्द था जो अभी तक जाग रहा था। परवीन के कमरे की लाइट बुझी हुई थी। वो बिस्तर पर चित लेटी पटपटाती आंखों से अंधेरी छत को घूरे जा रही थी। गर्म आंसू बहकर बिस्तर में जज़ब हो चुके थे, मगर कनपटियों और कानों की लों पर अपने निशान छोड़ गए थे। सुबह नबील जा रहा था। क्या वो भी मामे हंसने की तरह फिर कभी अपनी शक्ल ना दिखाएगा? अगर ऐसा हुआ तो वो जीते जी मर जाएगी। खुदा करे वो जरूर वापस आए, बेशक अपनी बीवी को ही साथ लेकर आए। ये अल्फाज बेख्तियार इसकी जुबान पे आए थे, या शायद ये प्यार की इंतहा थी जिसने इतने भारी अल्फाज उगलवाए थे। एकदम दिल को खींच सी पड़ी और इसकी आंखों में बेतहाशा आंसू उमड़ आए। ये 2-3 दिन में इसे क्या हो गया था, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। सोचते सोचते यूं ही एक दीवानी सी सोच इसके जहन में आने लगी। शायद वो भी तुझसे प्यार करता हो। शायद इसके दिल के किसी कोने में मेरे लिए थोड़ी सी ही जगह हो। कब्र जितनी जगह जिसमें एक मुर्दा समा जाए, एक बेजान वजूद सिमट जाए। मगर इसे पता था ये इसकी खुशफहमी के अलावा कुछ भी नहीं। इसने तो इसके सामने 2 टोक अल्फाज में कहा था, मैं अपनी होने वाली बीवी से प्यार करता हूँ। ये अल्फाज वो गर्म अंगारे थे जो इसके वजूद को झुलसाए जा रहे थे। इसके बनाए हुए प्यार के ख्याली महलात को नजरे आतिश कर रहे थे। रात के आखिरी पहर इसकी आंख लग गई। वो बमुश्किल 1 घंटा सोई थी कि जन्नत बीबी ने
उठा दिया। पुत्र परवीन, नमाज का वेला हो गया है। जन्नत बीबी ने कंधे से पकड़कर हल्का सा झंझोड़ा तो वो झट से उठ खड़ी हुई, चुनरी दुरुस्त करके तेजी से नीचे आ गई। घर की हर चीज उदास उदास दिख रही थी। बरगद का बुलंद दरख्त भी जैसे इसके गम में बराबर का शरीक था। इसने जल्दी जल्दी वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। नबील भी उठकर बावर्ची खाने में पहुंच चुका था। परवीन कमरे में मुसल्ला डालकर नमाज अदा कर रही थी, जबकि जन्नत बीबी बरगद के नीचे नमाज में मशगूल थी। नबील बड़ी महवियत से दोनों की तरफ देख रहा था। इसके मन में शिद्दत से ख्वाहिश उभरी कि वो भी नमाज पढ़े, मगर इसे नमाज आती नहीं थी। इसने तो आज तक नाइट क्लब देखे थे, थरकती मचलती नाज़नीनें देखी थी, जामों से जाम टकराते देखे थे, बेहयाई का लबादा उड़े आज़ादी और फैशन के नाम पे सिसकती हुई इंसानियत देखी थी। इसे क्या मालूम था बंदगी किस चीज का नाम है। हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर लेना असल में कितना बड़ा वकार है। जन्नत बीबी जब नमाज पढ़कर लौटी तो वो कुछ परेशान सा था। पुत्र, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहा है। फुफ्फी, असल में हाँ हाँ बोल पुत्र। फुफ्फी, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ मगर मुझे नमाज आती नहीं। वो नजरें झुकाकर शर्मिंदगी से बोला। जन्नत बीबी खुशी से खिल उठी। मैं सदके मेरा पुत्र, इतने दिन से मैं सोच रही थी तुझे नमाज के मुताल्लिक कहूँ, मगर फिर कुछ सोच कर चुप हो रही थी। आ मेरा बेटा, मैं तुझे नमाज सिखाऊं। जन्नत बीबी ने परवीन को काम में लगा दिया और नबील को वुजू और नमाज सिखाने लगी। परवीन काम भी कर रही थी और बाहर भी देख रही थी। जहाँ नबील जन्नत बीबी के कहने के मुताबिक नमाज पढ़ रहा था, वो चक्की चला रही थी और मुस्कुरा रही थी। कतरा कतरा आंसू चिकने गालों पर फिसल रहे थे। सोहना अल्लाह तुझे मेरी उम्र भी लगा दे, वो दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी। जब नबील नमाज पढ़कर जन्नत बीबी के साथ बावर्ची खाने की तरफ आया तो इसके चेहरे पे कोई नूर चमक रहा था। इसकी आंखों से सरशारी फूट फूट पड़ रही थी। पुत्र, नमाज को अपना मामूल बना ले। ये 1 या 2 दिन पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये तो आखिरी सांस तक का साथ है। पप्पो, आप शायद सुनकर हैरान हो, अब अगर मैं नमाज छोड़ना भी चाहूँ तो न छोड़ सकूंगा। मुझे वो सुकून मिला है जिसका बयान करना मेरे बस की बात नहीं। अब मैं आपके कहने के मुताबिक शहर से नमाज वाली किताब खरीद लूंगा। जन्नत बीबी ने इसके सर पे प्यार दिया और पेशानी पे बोसा दिया। सोहना रब तुझे हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। परवीन की आंखों में रत जगह की सुर्खी थी। यूं दिखता था कि खूबसूरत झील में शाम की सुर्खी उतरी हो। वो कोई हसीन सहारा दिख रही थी। इसकी स्याह दराज पलकों पे जैसे अबर बसेरा किए रहते थे। इसके बारीक गुलाबी होंठ यूं रहते जैसे अभी हंसी के हंसी। परवीन, किसी कपड़े में चावलों की पिनिया और बादाम वाला गुड़ डाल दे, नबील पुत्र साथ ले जाएगा। परवीन ने एक मर्तबा प्यार भरी नजरों से नबील की तरफ देखा और वहां से उठ गई। जब वो नबील के सामने होती थी तो सारे गम भूल कर खिलखिला उठती थी, मगर जूं ही वो नजरों से ओझल होता एकदम उदास हो जाती। इसका जिस्म बेजान सा हो जाता। जब नबील सारे गांव से मिलजुल कर रुखसत हुआ तो बड़ा अजीब मंजर था। शरफू नाइक किराए की कार पकड़ लाया था। सब बारी बारी से गले मिले। दीन मोहम्मद कार में बैठकर बड़ी सड़क तक नबील को छोड़ने गया। खेतों के पास से गुजरते हुए नबील बोला, फूफा, जब मैं फिर आऊंगा तो चावल की फसल तैयार होगी ना? हाँ पुत्र, दीन मोहम्मद ने मुख्तसर जवाब दिया। इसका दिल भर आया। इसे खदशा था अब नबील शायद कभी ना आ सके। इसके बाप ने भी तो ऐसे ही कहा था। बड़ी सड़क पर गाड़ी रुकी। दीन मोहम्मद ने नबील को ढेरों प्यार किया और बोला, पुत्र, तुझे तेरे मरे बाप का वास्ता हमें भूल ना जाना। नबील फरते जज्बात से दीन मोहम्मद से बगलगीर हो गया। नबील बार बार कुछ कहना चाह रहा था मगर नहीं कह पा रहा था। इसने बड़ी कोशिश की, खुद में बड़ा हौसला जमा किया, मगर अल्फाज जुबान पर आते आते दम तोड़ जाते, हिम्मत जवाब दे जाती। आखिर नबील कार में बैठा और कार आगे बढ़ गई। दोनों तरफ खुली जमीनें थीं, सरसब्ज खेत थे। दूर टाहली के दरख्त एक कतार में धुंधलकों की मानत दिख रहे थे। गांव पीछे रहता जा रहा था, गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। जन्नत बीबी अपने कमरे में बैठी ज़ारो ज़ार रो रही थी। परवीन अपने कमरे में आंसुओं की बरसात कर रही थी और नबील कार में बैठा गमज़दा था। इसके सीने पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था।
وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا تھا۔ پاکستان آنے سے پہلے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی یوں بدل جائے گی۔ گاؤں میں گزرے 3 دن 3 برسوں پہ بھاری تھے۔ ان 3 دنوں کی یادیں اسے تیز بھالوں کی صورت چھیڑ رہی تھیں۔ گاؤں کی یاد تو ایک طرف تھی، اسے جس کی صورت سب سے زیادہ رنجیدہ اور بے چین کیے جا رہی تھی وہ پروین تھی۔ پھول کی پنکھڑی، صبح کاذب کی پہلی کرن، سرسبز ساکت کھیتوں کے اوپر صبح صادق، افق در افق پھیلی نشیلی خوشبو۔ وہ خوشبو اس کے انگ انگ میں رچ گئی تھی، وہ بہار کی کلی اس کے دل کے گلستان میں پھوٹ پڑی تھی۔ اس کا سارا من اس کی پاکیزہ مسحور کن خوشبو سے معطر ہوا جاتا تھا۔ وہ ایسی پاکیزہ صبا تھی جسے کسی آہٹ نے نہیں چھوا تھا۔ ایک دم نبیل کی آنکھیں بھر آئیں، اس پر انکشاف ہوا وہ پروین کو چاہنے لگا ہے۔ پھر وہ خاموش کیوں رہا تھا؟ شاید اس لیے کہ وہ اس بیچاری کو غمگین نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے تو اس کے سامنے پیار کا اظہار نہیں کیا تھا، اس سے پہلو تہی اختیار کی تھی۔ اس نے اسے چھوٹے چھوٹے غم دے کر بڑے غم کا پہاڑ اس کے رستے سے ہٹا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس سے ایسا کوئی وعدہ کر جائے جسے وہ وفا نہ کر سکے، اور وہ پیاری کانچ سے گڑیا ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائے۔ وہ کیسا پیار کر رہا تھا؟ وہ اسے دیوانگی کی حد تک چاہنے کے باوجود اس سے دور ہو رہا تھا۔ پروین سے پیار کرنا اور پھر اس سے جدا ہونے کا فیصلہ کرنا، یہ سب کچھ 3-4 روز کے اندر ہی تو ہو گیا تھا۔ اب اپنے اور اس کے درمیان ایک خود ساختہ دیوار کھڑی کر کے وفا کا بھرم رکھ رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ شاید وہ بہت مجبور تھا، وہ اسے چاہنے کے باوجود اس کے سامنے محبت کا اظہار نہیں کر سکا تھا۔ یہ انوکھی محبت تھی، شاید وہ اس معصوم نازک دل لڑکی کو محبت کے تپتے صحراؤں میں نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا، فراق کے مہیب جہنم میں نہیں دھکیلنا چاہتا تھا۔ اظہار محبت کی ایک خوشی دے کر جدائی کے سینکڑوں غم اس کے نام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جہاز کا سفر بھی اس نے بڑے کرب میں طے کیا، مگر جب جہاز نے انگلینڈ کی سرزمین کو چھوا تو اسے جیسے قرار سا آ گیا۔ اسے اپنے اظہار محبت نہ کرنے کے فیصلے پر اطمینان سا ہونے لگا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس نے کسی کی نازک پھولوں سی زندگی برباد ہونے سے بچا لی ہے۔ نبیل سیدھا ماموں کے دفتر گیا۔ ماموں پہلے تو تھوڑا سا خفا ہوئے، مگر پھر انہوں نے خوش ہو کر نبیل کی پیٹھ تھپکی۔ شاباش بیٹے، مجھے خوشی ہوئی تم نے تمام کام خوش اسلوبی سے نمٹائے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے ٹور مینیجر کو چھٹی دے کر مجھے تم کو اس پوسٹ پہ سیٹ کرنا پڑے گا۔ نہیں ماموں، میں کسی کی روزی پہ لات نہیں مار سکتا، نبیل مسکراتے ہوئے بولا۔ سیٹھ افضل آنکھیں سکیڑ کر کچھ سوچتے رہے، پھر دھیرے سے مسکرانے لگے۔ شاباش بیٹا، انہی باتوں کی وجہ سے تم مجھے زیادہ محبوب ہو۔ تھینک یو ماموں۔ نبیل جب گھر پہنچا، انوری بیگم منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ نبیل نے سلام کیا، انوری بیگم نے منہ پرے پھیر لیا۔ نبیل دوسری طرف جا کر ہاتھ جوڑ کر ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سوری مام۔ وہ خشمگین نظروں سے نبیل کی طرف دیکھنے لگی۔ تو پاکستان میں کسی گاؤں کی سیر کرنے بھی گیا تھا؟ جی ہاں مام، میں پھپھو سے ملنے ان کے گاؤں گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی تجھے گاؤں جانے کی؟ انوری بیگم غصے سے پھنکاری۔ مام، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، پھپھی لگتی ہیں وہ میری۔ ہمارا کوئی رشتہ دار گاؤں میں نہیں رہتا، انوری بیگم تلخی سے بولی۔ مام، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، پیار کرنے والے، سیدھے سادے۔ جانتی ہوں میں کیسے سیدھے سادے ہیں وہ لوگ، تیرا باپ بھی ان لوگوں کے قصیدے پڑھا کرتا تھا۔ اگر میں مداخلت نہیں کرتی تو آج نقشہ کچھ اور ہوتا۔ آپ نے کیا مداخلت کی تھی؟ نبیل پرسوچ لہجے میں بولا۔ میں نے تمہارے باپ کو گاؤں جانے سے روک دیا تھا اور وہ رک گئے تھے۔ نبیل جیسے خیالوں میں بولا۔ ہاں، میں نے شرط ہی اتنی کڑی رکھ دی تھی کہ انہیں میرا کہنا ماننا پڑا۔ مام، بہت برا کیا آپ نے، بہت برا۔ کیا اچھا ہے کیا برا، میں سب جانتی ہوں، تجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ سب میں نہ کرتی تو تم اس وقت انگلینڈ میں نہ ہوتے، اتنی شاہانہ زندگی نہ گزار رہے ہوتے، اور یہ جو تمہارے جسم پہ قیمتی کپڑے ہیں یہ نہ ہوتے۔ مگر مام، یہ ضروری تو نہیں خوشحال زندگی کے لیے اپنوں کو بلا دیا جائے؟ کن اپنوں کی بات کر رہے ہو تم؟ ہمارا تو کوئی اپنا گاؤں میں نہیں۔ اور کان کھول کر سن لو، آج کے بعد ان لوگوں کا ذکر میرے سامنے نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نبیل نے کوئی جواب نہیں دیا، پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ انوری بیگم اسے دیکھتی رہ گئی۔ انوری بیگم اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سوچنے لگی، خاوند کو تو گاؤں جانے سے روک دیا تھا، بیٹے کو کیسے روکے گی؟ کہیں وہ خود سر ہی نہ ہو جائے، کہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ انوری بیگم نبیل کو ڈانٹتی رہتی تھی، مگر پیار بھی بہت کرتی تھی۔ اس کے دل میں اب یہ ڈر بیٹھ
गया था कि खामद वाली कसर कहीं बेटा पूरी ना कर दे। इसने तो अभी कहा था वो बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार करने वाले। अनवरी बेगम ने दिल में फैसला कर लिया कि बहुत जल्द नबील की शादी रूमी के साथ कर देगी। जब नबील बहुत परेशान होता तो अपने कमरे में बंद हो जाया करता था। अब भी इसने अपना रुख कमरे की तरफ कर लिया था। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में जा रहा था। तरह तरह की सोचें जहन में सर उठा रही थी। इसकी माँ ने ही बाप को गाँव से जुदा किया था। माँ ने ऐसा क्यों किया था? क्या जरूरत थी इन्हें ऐसा करने की? इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो यही सोचता हुआ अपने कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में हर चीज करीने और सलीके से सजी हुई थी। इसकी गैर मौजूदगी में कमरे का ध्यान रखा गया था। वो बेड पे दराज हो गया, लाइट बंद की तो छत पर सितारे जगमगाने लगे। अंधेरे में चमकने वाले सितारे इसने थोड़ा अरसा पहले ही छत पे लगवाए थे। जब वो सितारे खरीद रहा था तो रूमी भी इसके साथ थी। इसने कहा था मेरे लिए सितारे तोड़कर ला सकते हो? तो नबील ने चिढ़ कर कहा था मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़कर नहीं ला सकता, इसलिए खरीद रहा हूँ। तारे तोड़ने और खरीदने में बहुत फर्क होता है। हाँ बिल्कुल फर्क होता है। तारे तोड़ना अफसाना और खरीदना हकीकत है। जैसे कि ये। वो प्लास्टिक के बने हुए तारों का पैकेट इसके सामने करते हुए बोला। प्यार करने वाले तारे तोड़कर भी ला सकते हैं। नबील रूमी की बात पर कहका मारकर हंसा था। प्यार? प्यार किसे कहती हो तुम? प्यार का मफहूम जानती हो तुम? हाँ, फ्रेंडशिप, रूमी ने मुख्तसर जवाब दिया। ये प्यार नहीं, धोखा है ये जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं, धोखा। तुम्हारा दिमाग चल गया है। सब लोग ठीक कहते हैं, तुम दिन ब दिन ज़हनी मरीज बनते जा रहे हो। रूमी चीखते हुए बोली, शट अप। ज़हनी मरीज होगी तुम। क्या कहा तुमने? ज़हनी मरीज? और मैं? हाँ हाँ तुम। इसका जवाब मैं तुम्हें आने वाले वक्त में दूंगी। क्या करोगी तुम? तुम्हें एकदम ठीक कर दूंगी। ये कहती हुई बाजार से अकेली ही वापस लौट आई थी। खुदा ने नबील की तबीयत में बड़ी हलीमी रखी थी। वो 2-4 दिनों में सब कुछ भूल भाल कर फिर से रूमी के साथ पहले की तरह बोलने चालने लगा था। नबील ने छत पे लगे तारों से नजर हटाई और एक लंबी सांस खींच कर रह गया। आसमान पे चमकते हुए बेतहाशा तारों ने इसे गांव की याद दिला दी थी। गांव जहां वो अपनी सांस छोड़ आया था। सैकड़ों मील दूर बैठे भी वहां गुजरे पल पल की यादें तेज भालों की सूरज चुभ रही थी। वो इन्हीं यादों के भंवर में डूबता हुआ नींद की आगोश में चला गया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख खुली। जन्नत बीबी कह रही थी, उठ बेटा, नमाज का वेला हो गया है। इसने आंखें झपकाकर इधर उधर देखा मगर वहां कोई नहीं था, जबकि इसने अभी वाज़ेह तौर पर जन्नत बीबी की आवाज सुनी थी। इसने लाइट जला दी। कमरे में इसके अलावा कोई नहीं था। घड़ी की तरफ नजर उठाई तो 5 बज रहे थे। वो धीरे से मुस्कुराने लगा। फजर का वक्त हो रहा था। वो उठकर मस्जिद जाना चाहता था मगर फिर इसे अपनी सोच बदलनी पड़ी। मस्जिद वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। जिंदगी में पहली दफा इसे मस्जिद से दूरी का एहसास हुआ। इसने कमरे में ही नमाज पढ़ ली और फिर पाकिस्तान से लाई हुई नमाज की किताब लेकर बैठ गया और वरक वरक उलट कर देखने लगा। अरबी इसे पढ़नी नहीं आती थी। इसने किताब साइड टेबल पर रख दी और बाहर निकल आया। रात को जगमगाती इमारतें और रोशनियां उगलते बाजार सुबह को वीरान दिख रहे थे। जिंदगी में पहली बार वो इंग्लैंड में इतनी सुबह उठा था। सारा शहर सोया पड़ा था और वो अकेला जाग रहा था। वो चहलकदमी करता हुआ बाहर आ गया। पर्ल स्ट्रीट की सड़क शीशे की मानद चमक रही थी। दोनों तरफ बुलंद इमारतें जैसे अपने मालकों की तरह सोई पड़ी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एंथोनी स्ट्रीट की तरफ हो लिया, जहां मिस्टर विलियम के बार में बैठकर वो अक्सर ड्रिंक लिया करता था। एंथोनी स्ट्रीट वहां से 3-4 मील की दूरी पर थी। वो चलता रहा यहाँ तक कि सूरज की किरणें बुलंद इमारतों के बालाई हिस्सों को छूने लगी। आज एक अरसे के बाद इस शहर ने सूरज की शक्ल देखी थी। नबील को मालूम था आज संडे होने की वजह से पार्कों और पिकनिक पॉइंट्स पर बेतहाशा रश उमड़ आएगा। मिस्टर विलियम के बार तक पहुंचते पहुंचते काफी चहल पहल शुरू हो चुकी थी। कूड़ा उठाने वाले ट्रक बड़ी नफासत से कूड़ा उठा रहे थे। मीठी मीठी धूप की खुशबू नम फजा में घुलने लगी थी। नबील मिस्टर विलियम के बार से चंद कदमों की दूरी पर ही था कि 20 गज के फासले पर एक कार आकर रुकी और इसमें से एक निकाब पोश ने निकलकर नबील पर पिस्तौल तान लिया। परवीन दीन मोहम्मद को खाना देकर अभी वापस नहीं मुड़ी थी कि हर तरफ घंघोर घटाएं छा गईं। दिन में रात का सा समा हो गया। पीपल और पॉपुलर के दरख्त तेज हवा की वजह से झूमने लगे। परिंदों में अफरा तफरी मच गई। दीन मोहम्मद रोटी छोड़कर भैंसों और भेड़ों को छप्पर की तरफ
طرف हाँकने लगा। परवीन भी बाप की मदद करने लगी। परवीन पुत्र, तू जल्द घर चली जा, बदल के तेवर मुझे कुछ अच्छे नहीं दिखते, ये ना हो कि मी तुझे यहीं आ ले। दीन मोहम्मद दबे दबे जोश से बोला। परवीन बार बार चुनरी को सर पर दुरुस्त करती थी मगर चुनरी इसके जिस्म पर फिसली जा रही थी। तेज हवा की सरकशी ने इसके मरमरी जिस्म के खदोखाल और वाज़ेह कर दिए थे। इसकी स्याह दराज जुल्फें सफेद दूधिया शानों पर लहरा रही थीं। अब्बा तो जल्दी घर लौट आना, ये ना हो कि मी खत्म होने के इंतजार में तू यहीं बैठा रहे। परवीन फिक्रमंदी से बोली। पुत्र, इतना परेशान मत हुआ कर, मैं यहाँ कोई जंगल में तो नहीं बैठा हूँ।